हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पियरलेस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख कर आइए, जिससे कि आज के वीडियो को आप फुल एंजॉय कर सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि निंगेर और फैंग की फाइट हो रही थी, जहाँ पर की फैंग ने अपने फादर को एक सिग्नल दे दिया होता है, जिससे कि वो सिग्नल को देखकर अपनी आर्मी को बचा सके निंगेर के सेटअप किए गए फॉर्मेशन से। अब तभी हम देखते हैं कि फैंग के सिग्नल को देखकर एकदम से उसके फादर रुक गए थे। वही तभी वो अपनी पावर्स का यूज करके निंगेर के फॉर्मेशन को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद वो मन कहने लगते हैं कि अच्छा वो फैंग ने मुझे सिग्नल दे दिया, वरना आज हमारी आर्मी के सोल्जर्स को काफी बड़ा नुकसान हो जाता। अब तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम फिर से फैंग और निंगेर को देखते हैं, जहाँ पर की फैंग निंगेर से कहता है कि क्या अभी तुम कंटिन्यू करना चाहोगी, जिस पर तभी निंगेर गुस्सा होते हुए उससे कहती है कि अभी तो शो शुरू हुआ है। इतना कहते ही निंगेर अपनी एनवलप पावर को यूज करके उन्हें अपने मार्शल स्पिरिट के अंदर डाल देती है, जिससे कि उसका मार्शल स्पिरिट और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। ये देखकर फैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वही वो कहता है कि ये तो कितना ज्यादा अजीब है कि इसकी मार्शल स्पिरिट एनवलप पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर फैंग ने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट दी उनको भी बुला लिया था, जो कि डायरेक्टली निंगेर की मार्शल स्पिरिट के साथ भिड़ रहा था। इधर दूसरी तरफ से फैंग ने अपनी पेनलॉन्ग स्टिक का यूज करके निंगेर पर हमले करने शुरू कर दिए थे। वही तो फैंग का एक स्लैश अटैक निंगेर को हिट हो जाता है, जिससे कि हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून आ जाता है। उसके साथ ऐसा होने की वजह से हम देखते हैं कि इसकी मार्शल स्पिरिट भी कमजोर हो गई थी, और इसी मौके का फायदा उठाकर फैंग के स्पिरिचुअल बीस्ट ने उसे वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन तब इन सब चीजों को देखकर फैंग अपने मन में कहने लगता है कि इसकी मार्शल स्पिरिट काफी ज्यादा अनस्टेबल है। अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर निंगेर के और भी सोल्जर्स आ जाते हैं। तभी उनका एक कमांडर निंगेर से कहने लगता है कि लीडर, कि अभी हॉली सोल कंप्लीट नहीं हुई है तो खुद पर फोर्स मत करिए, मतलब कि खुद पर फोर्स मत डालिए। जिसके बाद तभी वो सोल्जर आगे कहता है कि हमारा फॉर्मेशन ब्रेक हो गया और हमारे दुश्मन हमारे काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। अब ये सुनकर तो निंगेर भी एकदम से हैरान हो जाते हैं। वही वो कहती है कि चैन फैंग, आज तुम्हें मरना ही होगा। इतना सुनकर हम देखते हैं कि तभी उसके कुछ सोल्जर्स फैंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वो उस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी अचानक से वहाँ पर फैंग के फादर आ जाते हैं और कहते हैं क्या कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे को हर्ट करो। अब उन्हें वहाँ पर देखकर तभी वो कमांडर हैरानी के साथ कहने लगता है कि ये तो सोल गॉड जनरल है। फिर तभी वो कमांडर अपने आदमियों से कहता है कि जल्दी से लीडर को यहाँ से दूर ले जाओ। इतना कहकर वो कमांडर खुद डायरेक्टली फैंग के फादर से फाइट करने लगता है। वही वो अपनी लीडर निंगेर से कहता है कि लीडर आप चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा। और बस इतना कहते ही वो कमांडर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर निंगेर के सोल्जर उसे वहाँ से दूर ले जाते हैं। फिर सीनियर से शिफ्ट होता है और हम फैंग को उसके फादर के साथ व्हाइट एलिफेंट ट्राइब में देखते हैं, जहाँ पर कि फैंग के फादर उसे साउथ की सारी सिचुएशन बता रहे थे और कह रहे थे कि वहाँ सारी जगह तो मातम का माहौल है, सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पर कि मैं लोगों को हंसते खेलते देख रहा हूँ। ये सुनकर फैंग अपने फादर से पूछता है कि क्या सच में वहाँ की हालत इतनी ज्यादा खराब है, जिस पर उसके फादर से जवाब देते हुए कहते हैं कि लगभग पूरे साउदर्न शिनजियांग में ही वॉर हो रही है, लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो लोग तितर बितर हो गए हैं। मैं इतने साल मिलिट्री में रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी इतनी खतरनाक सिचुएशन नहीं देखी। मुझे नहीं पता कि वो लोग साउदर्न शिनजियांग पर डोमिनेट करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर रहने वाले हर एक ह्यूमन बीइंग को मिटाना चाहते हैं। अब तक उनकी सारी बातों को सुनने के बाद फैंग उन्हें बताता है कि फादर ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अब ये सुनकर उसके फादर एकदम से शॉक हो गए थे और वो उससे पूछते हैं कि लेकिन तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। जिस पर फैंग उन्हें बताता है कि जब मैं दाओ युआन डायनेस्टी में था तब मैंने वहाँ पर अपने हाथों से बहुत सारे दुश्मनों को मारा था, जिसमें से एक ब्लैक स्नेक ट्राइब के लीडर भी थे। उनके मरने के बाद उनकी बेटी निंगेर अनाथ हो गई और मुझसे इसी चीज का बदला लेने के लिए वो अनाथ लड़की इतना सब कुछ कर रही है। अब फैंग की सारी बातों को सुनने के बाद उसके फादर उससे पूछते हैं कि फैंग क्या तुम श्योर हो कि इन सबके पीछे वही लड़की है, कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस तो नहीं। जिस पर फैंग उन्हें बताता है कि ये बात उसने खुद मुझे बताई है। ये सुनकर फैंग के फादर उससे कहते हैं कि मुझे शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। अगर उसने ये सब तुमसे बदला लेने के लिए किया है तो इतनी बड़ी वॉर क्रिएट करने के बजाय वो डायरेक्टली आकर तुमसे फाइट करती। साथ ही जैसा कि तुमने पहले कहा कि वो एक अनाथ लड़की है, तो एक अनाथ लड़की इतने कम टाइम में क्लैन की लीडर कैसे बन सकती है, और वो भी कोई ऐसी वैसी लीडर नहीं, इतनी पावरफुल लीडर। अब उनकी बातों को सुनने के बाद फैंग को एकदम से शॉक लगता है और वो कहता है कि तो इसका मतलब उसके पीछे कोई और है, लेकिन कौन। जिस पर तभी उसके फादर एक पेपर को बाहर निकाल कर उसे देते हुए कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने रास्ते में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और जहाँ पर मुझे पता चला कि एक मिस्टीरियस सा पर्सन ब्लैक स्नेक ट्राइब में काफी बार आता जाता रहा है और उसके कपड़ों का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। अब उस पैटर्न को देखकर फैंग एकदम से समझ जाता है कि ये तो शॉनियन फैमिली वाले हैं। अब तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम ब्लैक स्नेक टाइप का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वही मिस्टीरियस पर्सन निंगेर से बात कर रहा था, जहाँ पर कि वो उससे कहता है कि तुमने तो लगभग मेरे प्लान को तबाह कर ही दिया था, तुमने सच में मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। अब उसकी बात को सुनकर निंगेर से जवाब देते हुए कहती है कि अगर वो यूनपोथियान लास्ट मोमेंट पर नहीं आता तो मैं कब का फैंग को मार डालती। उसकी इस बात को सुनकर तभी वो मिस्टीरियस पर्सन उससे कहता है कि पागल लड़की, तुम्हें नहीं पता कि जब फैंग 7 स्टार मार्शल किंग था तो उसने एक डीमन किंग को मार डाला था। अगर मैं साफ साफ कहूँ तो अब तुम फैंग
फैंग से कम्पीट करने के लायक नहीं हूँ। ये सुनकर निंगिर को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब इससे पहले कि वो कुछ भी बोलती है, हम देखते हैं कि उस मिस्टीरियस पर्सन की हालत खराब होने लगती है। ये देख तभी निंगिर उससे पूछती है कि सीनियर क्या आप ठीक है, जिसके बाद तभी वो पर्सन ब्लैक स्नेक ट्रैप का एनवलप बाहर निकालता है। ये देखकर निंगिर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये एनवलप तो पूरी तरीके से रिपेयर हो गया है। वहीं वो ये भी समझ जाती है कि इस पर्सन की हालत इस एनवलप को रिपेयर करने की वजह से ही खराब हुई है। जिसके बाद वो उस पर्सन से कहने लगती है कि क्या आप ठीक है, जिस पर वो आदमी से जवाब देते हुए कहता है कि मैं बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत छोटी कीमत है। जिसके बाद वो पर्सन उस एनवलप को निंगिर को देता है और कहता है कि इसको एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी ब्लड लाइन की प्रोग्रेस में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। याद रखना अब हमारी सारी उम्मीदें सिर्फ तुमसे ही है। जिसके बाद निंगिर उस पर्सन के सामने झुककर कहने लगती है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके सेक्रीफाइस को जाया नहीं जाने दूंगी। मैं कसम खाती हूँ अगर मैंने फैंग को खत्म नहीं किया तो मैं ह्यूमन कहलाने के भी लायक नहीं होंगी। फिर निंगिर उस पर्सन से आगे कहती है कि अभी टान्यून डायनेस्टी पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, तो क्या हम एक बार फिर से व्हाइट एलिफेंट ट्राइब के एनवलप को चुराने की कोशिश करें। जिस पर वो पर्सन निंगिर से कहता है कि तो अपनी ब्लड लाइन को इम्प्रूव करने में ध्यान दो, बाकी सब मैं कर लूंगा। जिसके बाद फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम फैंग और फैंग के फादर को देखते हैं, जहाँ पर कि फैंग के फादर फैंग को बताते हैं कि उन्होंने तुम्हारी मदर से डील करने के लिए इस इंपीरियल फॉर्मेशन को यूज किया था। अब तब इस फॉर्मेशन को देखने के बाद फैंग अपने फादर से कहता है कि ये फॉर्मेशन तो ड्रैगन प्रिज्म फॉर्मेशन से काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो ये फॉर्मेशन ज्यादा डेंजरस है। उनमें ये सब बातें हो ही रही होती कि तभी अचानक से वहाँ पर अंकल दाओ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फैंग के फादर कहने लगते हैं कि तुम तो दाओ ही हो ना, मैंने सुना था कि तुम शॉनयान फैमिली के एक बार गार्ड रह चुके हो। अब उनकी इस बात को सुनकर तभी अंकल दाओ कहने लगते हैं कि मैं मिसलान का बॉडीगार्ड था। अब उनकी इस बात को सुनकर तभी फैंग के फादर कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तब तुम कहाँ पर थे जब एक मिस्टीरियस लोगों का ग्रुप आकर मेरे मेंशन में घुस गया और फिर एक मदर को अपने बच्चे से दूर कर दिया। उन्होंने ये सब तब किया जब मैं घर पर नहीं था। तो अब तुम बताओ तुम बॉडीगार्ड होने के नाते क्या कर पाए। इतना कहकर हम देखते हैं कि फैंग के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे। वही फैंग उनको शांत होने को कहता है, लेकिन तभी बीच में अंकल दा फैंग को रोक देते हैं और कहते हैं कि सर मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं शॉनयान फैमिली का एक स्पाई हूँ। इतना कहकर तभी अंकल दा अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और वो ऊँट लेते हुए कहते हैं कि अगर मैं यंग मास्टर और मिसलान से लॉयल नहीं हूँ तो मैं चाहूंगा कि हेवन और अर्थ मुझको पनिश करे और मुझे यहीं के ही मार डाले। इतना कहकर वो अपने घुटने पर बैठ जाते हैं, पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये देखकर तभी फैंग अंकल दाव के पास आकर कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ। वहीं अब दूसरी से फैंग के फादर को बिलीव हो जाता है। जिसके बाद फैंग के फादर अंकल दाव से इन सब चीजों के लिए माफी मांगते हैं। जिस पर तभी अंकल दाव से कहते हैं कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं भी ऐसा ही करता। जिसके बाद फैंग कहने लगता है कि वो मिस्टीरियस पर्सन जिसने की मेरी मदर को कैद किया वो शॉनयान फैमिली से बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मदर के पास जो स्पेशल मार्शल स्पिरिट है उसे शॉनयान फैमिली के हायर लेवल के लोग ही टारगेट कर सकते हैं, मतलब कि लेने का प्लान बना सकते हैं। साथ ही उन्हें ये पेनलव स्टिक भी चाहिए थी जो कि अब मेरे हाथों में है। लेकिन अगर सच में उन्हें ये चाहिए थी तो वो मेरे ब्लड लाइन के इम्प्रूव होने का वेट क्यों कर रहे थे, वो तो डायरेक्टली आकर भी इसे ले सकते थे। अब वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि अंकल दाओ के सर में अचानक से बहुत दर्द होने लगता है, जिसे देख कर तभी फैंग उनके करीब जाकर कहता है कि ज्यादा खुद पर फोर्स मत डालिए, चाहे जो भी हो जाए, एक बार मुझे मेरी मदर मिल जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। जिस पर अंकल दाओ फैंग से कहते हैं लेकिन फिर भी मुझे डर है कि इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। जिस पर तभी फैंग के फादर कहते हैं जैसे आज फैंग और मैं यूनाइट हो गए हैं, एक दिन लानीर भी हमारे साथ होगी। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें व्हाइट एलिफेंट ट्रैप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि फैंग बाकी सभी के साथ प्लान बनाने के लिए रेडी होता है। तभी वहाँ पर हम टान्यून डायनेस्टी के प्रिंस जानशिन को देखते हैं, जो कि सभी को बताते हैं कि 6 में से 5 ट्राइब्स ने सरेंडर कर दिया है और अब वो सारे के सारे ब्लैक स्नेक ट्राइब के अंदर आ चुके हैं और बस व्हाइट एलिफेंट ट्राइब में बचा हुआ है जिन्हें कि अभी तक सरेंडर नहीं किया। ये बैटल हम सभी के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। अब वो ये सब कह ही रहे होते हैं कि तभी फैंग बोल पड़ता है कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारा एनिमी स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको हरा नहीं सकते, कभी कभी टीम वर्क से हम स्ट्रॉन्ग एनिमीज को भी हरा सकते हैं। और फैंग इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग कुछ पल के लिए हैरान हो गए थे। वही तभी प्रिंस कहने लगते हैं कि मैं जानना चाहूंगा कि आप किस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं। जिस पर तभी फैंग कहता है कि बढ़िया स्ट्रेटेजीज के बेस पर। इतना कहकर हम देखते हैं कि वहाँ पर फैंग एक मैप ओपन करता है और कहता है कि ध्यान से देखिए, इन 3 जगह पर ब्लैक स्नेक ट्राइब ने अपने आर्मी कैंप लगा रखे हैं और इन कैंप्स के बीच में बैरियर्स होने चाहिए जिसमें कि इनकी फोर्सेस फैली हुई है और ऐसी बिखरी हुई फोर्सेस सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा सकती। तो अगर हमारी आर्मी अच्छे से काम करती है तो मैं कल ही इनके लीडर कैंप को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। एक बार अगर हमने इनके लीडर को पकड़ लिया तो पूरी आर्मी हमारे कब्जे में होगी। फैंग का आइडिया सबको काफी पसंद आता है, पर तभी हम देखते हैं कि व्हाइट एलिफेंट ट्राइब का कमांडर एकदम से कहता है कि मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। अब तभी उसकी इस बात को सुनकर प्रिंस
हमला उससे कहने लगता है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुमने कभी कोई ऐसी वॉर देखी है जिसमें कि किसी की भी जान ना गई हो। एक बड़ी व्यक्ति के लिए ये सैक्रिफाइस तो कुछ भी नहीं है। अब प्रिंस की इस बात को सुनकर तभी कमांडर उससे कहने लगता है कि आपके लिए कहना आसान होगा क्योंकि जो भी मरेंगे वो आपके कुछ नहीं लगते। अब उस कमांडर की इस बात को सुनकर वो प्रिंस कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर साउदर्न शिनजांग के लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, तुम जैसे बेवकूफ से बहस करने के लिए नहीं। जिसके बाद तभी वो कमांडर सैंड से कहने लगता है कि सैंड पहले ही हमें भारी नुकसान हो चुका है, अगर ये फाइट चलती रही तो हमारे ट्राइब में से बच्चे और बूढ़े ही बचे रह जाएंगे। जिस पर तभी उसका साथ देते हुए एक और गार्ड कहने लगता है कि हमने देखा कि दूसरे ट्राइब के साथ क्या हुआ, अगर हमने फाइट किया तो हमारा हाल भी उनके जैसा होगा, तो हमारे लिए बेटर सरेंडर करना ही है। अब उस गार्ड की इस बात को सुनने के बाद सैंड कमांडर से पूछने लगती है कि क्या आपका भी यही कहना है। जिस पर तभी वो कमांडर कहता है कि नहीं, सरेंडर करना तो नहीं, लेकिन हम फ्यूचर में उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, मतलब कि कोई एग्रीमेंट वगैरह करके शांति बनाए रख सकते हैं। अब उसकी इस बात को सुनकर तभी फैंग के फादर कहते हैं कि क्या बेवकूफी है, साउदर्न शिनजांग का बच्चा जानता है कि ब्लैक स्नेक ट्राइब वाले कितने ज्यादा खतरनाक है, अगर उन्हें नेगोशिएट करना ही होता तो वो इस तरीके से तुम्हारे व्हाइट एलिफेंट ट्राइब के चारों तरफ आर्मी कैंप नहीं लगाते। अब उनकी इस बात को सुनकर तभी सैंड भी कहने लगती है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास फाइट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद प्रिंस फैंग के फादर से पूछने लगते हैं कि क्या आपको फैंग का प्लान पसंद आया, क्या आप इसके साथ जाएंगे। जिस पर यून पोतियान यानी कि फैंग के फादर कहते हैं कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन एक चीज है जिससे कि मैं परेशान हूँ, और वो ये है कि भले ही फोर्सेस डिवाइडेड हो लेकिन इनकी आर्मी की मेन फोर्स तो मिडिल वाले कैंप में ही होगी, मतलब कि इनके लीडर के कैंप में। अगर हम अचानक से इन पर हमला करेंगे तो चारों तरफ से हम पर हमला होने का भी डर होगा। इस बार हमारा दुश्मन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे पास फाइट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर इस बैटल में हमारी जीत होती है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। फिर उनकी इसी बात के साथ हमारे आज की एपिसोड यहीं पर एंड हो जाते हैं। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय बाय।